अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 इससे पहले वाली भी हो चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे यह है कि हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी थ्योरी को साथ साथ समझते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं यूं करूंगा कि पहले हम अपने क्वेश्चंस को समझेंगे, बाद में थ्योरी को समझेंगे। क्योंकि थ्योरी में जितनी भी बातें हैं अगर मैं वो डायरेक्टली बताऊंगा तो मेरा ख्याल है आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा समझना। मैं इसलिए पहले सवालात को सोल्व करवाऊंगा, जब आप सवाल कर लेंगे फिर आप थ्योरी पे आ जाना। हाँ, जो ज़रूरी बातें होंगी सवालों को सोल्व करने के लिए वो मैं साथ साथ बता दूंगा, आप कर लेंगे क्वेश्चंस को सोल्व। और थ्योरी जिन बच्चों ने समझनी है, स्पेशली वो बच्चे जिनको यूनिवर्सिटी में जाना है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि उन्होंने एंट्री टेस्ट देते हैं तो वो यहीं से सवाल पूछते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक सवाल का और थ्योरी का जो टाइम स्टैम्प है, टाइम कोड है, वो दे दूंगा। जिसको जो चीज़ समझनी है वो वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी वही चीज़, वीडियो वहीं से स्टार्ट करके वो चीज़ समझ सकता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग इन दी फॉर्म a प्लस बी आयोटा, कि आपने अपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस तरह की फॉर्म में लिख देना है। a प्लस बी आयोटा मतलब a कोई रियल नंबर होगा और साथ में कोई इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले आप देखेंगे ये दोनों जो है ब्रैकेट में क्लोज हैं और ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस या माइनस आ जाए हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ये 2 प्लस 5 आयोटा ऐसे लिख लिया मैंने। इसकी भी ब्रैकेट ओपन करूंगा, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो फिर अलामतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा +3 और माइनस के जी आयोटा। अब आप यूं कर लें कि जिनके साथ आयोटा नहीं है, मतलब जो सिंपल रियल नंबर है, उनको आप आपस में इकट्ठा कर ले। 2 और 3 को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 प्लस 3, और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये है मेरे पास 5 आयोटा और माइनस के जी आयोटा। अब आप देखेंगे ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 प्लस, ये जमा नहीं हो सकते। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे 5 और यहाँ पर जी है, तो जी हमें नहीं पता कौन सा वेरिएबल है, तो ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। लेकिन इनमें से आयोटा को कॉमन लिया जा सकता है, आयोटा दोनों के पास है, तो मैं आयोटा को ले लेता हूँ कॉमन। आयोटा को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ से 5, आयोटा कॉमन चला गया, माइनस ये आयोटा भी कॉमन चला गया तो जी बच गया। लेकिन जी जैसा उसने कहा था कि आपने इसको इस तरह लिखना, हमने लिख लिया। पहले कोई रियल नंबर होना चाहिए, वो रियल नंबर आ गया। बाद में आयोटा वाला नंबर होना चाहिए और वो भी आ गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। अब आयोटा आप शुरू में भी लिख सकते हैं कॉमन निकाल के, आप आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। तो यहाँ तक आपका इसका पार्ट 1 हो चुका है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो ये इसका पार्ट 2 है। इसमें भी सेम वही काम है, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर बचेगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि 16 और 9 को, इनको इकट्ठा कर लिया। जिनके साथ आयोटा उनको कर लेते हैं, तो पहले आ जाएगा माइनस के 3 आयोटा और देन आ जाएगा प्लस के 2 आयोटा। इनको आप सोल्व कर लें तो 16 और 9 इनको जमा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएंगे तो a का योटा बच जाएगा। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, खाली आयोटा भी लिख दूंगा तो उसका मतलब a का योटा ही है, और साथ में माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस में है। तो इस तरीके से आपने इसको भी सोल्व कर लिया। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है इसका। इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस है, अब ब्रैकेट के बाहर ना, तो अब जरा काम ज़्यादा ध्यान से करना आपको। सबसे पहले तो ये एज इट इज रहेगा 9 माइनस 2 आयोटा। अब माइनस चूंकि इसके बाहर है यानी कि इसके सामने है तो इसकी अलामतें बदलेंगी, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अलामतें बदल देगा। +7 है तो ये हो जाएगा माइनस के 7। ये देखिए माइनस 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 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और साथ में 3 आयोटा आ जाएगा। अब आगे वही काम है कि आप जिनके साथ आयोटा नहीं है, जैसे 9 और 7, इनको इकट्ठा कर लें, और जिनके साथ आयोटा उनको इकट्ठा कर लें। माइनस के 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 9 माइनस 7 तो 2 आ जाएगा हमारे पास। इनको प्लस माइनस करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस होगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आयोटा बच जाएगा। अब बड़े वाली चूंकि प्लस में है तो ये प्लस आयोटा आएगा। नहीं जी, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया।
उम्मीद आप समझ चुके होंगे। ये इसका पार्ट 3 था। मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि माइनस है बाहर, तो सेम उसी तरीके से माइनस जब अंदर जाएगा तो अलामतें बदलेगा। तो 11 प्लस 9 आयोटा, माइनस अलामतें बदल देगा, प्लस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। अब जिनके साथ आयोटा नहीं है 11 और माइनस 9 इनको इकट्ठा कर लिया, और जिनके साथ आयोटा में ने उनको भी इकट्ठा कर लिया। इनको जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2 और प्लस, ये दोनों प्लस होंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 9 और 7 ऐड होके 16 हो जाएंगे, 16 आयोटा, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ गए। यहाँ तक ये 4 पार्ट था। मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट 5। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इनके दोनों के बीच में ना प्लस है ना माइनस है, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत नहीं होती तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका बड़ा सिंपल है। आप पहली वैल्यू को पकड़ें और आगे वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर आप दूसरी वैल्यू को पकड़ें और फिर 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। तो मैं यूं ही करूंगा, 3 को मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 टू द 6 आ जाएगा मेरे पास। फिर 3 ने आगे 3 से मल्टीप्लाई होना है। तो जब भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, उनको मल्टीप्लाई करने से पहले उनकी अलामतें मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 3 दा 9, साथ में आ जाएगा आयोटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 टू द 8, साथ में आयोटा आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाए 4 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना, तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 द 12, और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा का स्केयर हो जाएगा। ये स्टेप बहुत अहम है, ये कर लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आगे चलते हैं। 6 एज इट इज रहने दे। आयोटा वाली देखें, माइनस 9 आयोटा और प्लस 8 आयोटा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के आयोटा बचेगा। चूंकि बड़े वाली माइनस में है तो माइनस आयोटा बचेगा। आगे है मेरे पास माइनस 12 आयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। फिर 6 माइनस आयोटा, अब इनको देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 12 1 दा 12 आ जाएगा। फर्दर सोल्व कर लें, 6 और 12 आपस में प्लस हो सकते हैं, दोनों रियल नंबर हैं, तो 12 और 6 दोनों ही प्लस के हैं। अच्छा ये ध्यान में रखेंगे, ये जो माइनस है ना ये आयोटा के साथ है, 6 के साथ नहीं है। 6 के अलामत उसके आगे है और आगे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये भी प्लस क्या, वो भी प्लस क्या, प्लस हो गई, ये 18 हो जाएंगे। 6 और 12 जमा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और साथ में आ गया हमारे पास माइनस के आयोटा। नहीं जी, इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन वाले को भी सोल्व कर लिया। उम्मीद आप समझ ही गए होंगे। ये इसका पार्ट 5 था। इसके बाद हम मूव करेंगे इसके पार्ट 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 दा 15। उसके बाद 5 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, लेकिन देखिए ये प्लस का 5 है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 4 दा 20, और साथ में आयोटा आएगा क्योंकि इसके साथ भी आयोटा था। अब बारी है आगे वाली वैल्यू की। अब ये वाला जो -2 आयोटा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये माइनस में है, 3 प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 दा 6, और साथ में आ गया आयोटा। अब आगे वाले के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे, 2 4 दा 8, और आयोटा दोनों के पास है तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएगा। फर्दर आप देखें 15 एज इट इज, ये दोनों आयोटा वाली है ना तो प्लस माइनस होंगी, दोनों के साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे। जब ये अलामतें सेम होती हैं तो वैल्यूज प्लस होती हैं, तो 20 और 6 ऐड होकर 26 आयोटा आ जाएंगे। और जब अलामतें सेम है तो जमा करने के बाद भी सेम अलामत आएगी, मतलब दोनों माइनस के है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। अब बारी है इसकी, प्लस 8 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आएगा। 15 माइनस के 26 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 8 1 दा 8 हो जाएगा। अब आप देखें कि 15 और 8 इनको आपस में प्लस माइनस किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों अब रियल नंबर है। तो 15 में से जब 8 को माइनस करते हैं हम तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 7, चूंकि बड़े वाली प्लस में है तो प्लस 7 आएगा, बाकी रहेगा माइनस के 26, वो एज इट इज ही रहेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो यहाँ तक हमने इसके 6 कर लिए पार्ट। मूव करते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर
1 का पार्ट 7 है। अब इसमें देखें कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ना प्लस है, ना माइनस है, ना मल्टीप्लाई, बल्कि डिवाइड आ गया। अब डिवाइड है, डिवाइड को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 4 आयोटा। ठीक है, ये भी एक डिवाइड की शक्ल है। अब जब भी इस तरीके से आपके पास आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने उसको रैशनलाइजेशन के मेथड से सोल्व करना है। अब रैशनलाइजेशन आपने 9th क्लास में भी की हुई है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो इसके दरमियान में चूंकि माइनस है तो मैं प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय फिर 2 प्लस 4 आयोटा, सेम वैल्यू। यहाँ पे साइन चेंज करना आपने और फिर ऊपर नीचे उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब ये जो साइन चेंज करना होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। तो जब मैंने इसका साइन चेंज किया तो ये आ गया मेरे पास, तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आया, कॉन्जुगेट आया। ये याद रखिएगा, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो जब कभी पूछा है पेपर में कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो मतलब ये होता है कि आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का। ठीक है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला ये जो मेथड है, इसे ही हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, ऊपर वाले सॉल्व में हम सीख चुके हैं। तो ये जो 3 है पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द 6 हो जाएगा। फिर इसी 3 ने आगे 4 से मल्टीप्लाई होना, तो 3 4 द 12 प्लस 12 साथ में आएगा आयोटा। अब आगे बारी है 5 की, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 टू द 10 आयोटा आ जाएगा। फर्दर आप देखेंगे इसी 5 ने 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये भी माइनस में है वो प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 और साथ में दोनों के साथ आयोटा भी है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएंगे, डिवाइड। अब नीचे वाली वैल्यूज को भी सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को पहले 2 से, फिर 4 से, फिर -4 को 2 से और 4 से कर सकते हैं। लेकिन हमने एक शॉर्टकट इसका सीखा हुआ है एक फॉर्मूले की शक्ल में, कि अगर इस तरीके से दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, a प्लस बी और a माइनस बी, आप उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये सेम अभी वही कंडीशन है, एक वैल्यू प्लस में है, सेम वही वैल्यू माइनस में है और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं सेम इस तरीके से। तो जैसे इसको लिखा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सेम इसको भी लिख सकते हैं। तो ए स्केयर मतलब पहली वैल्यू का स्केयर, तो हमारे केस में पहली वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर, फिर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर लिखना हमने, और हमारे केस में जो दूसरी वैल्यू है वो है 4। ठीक है, अच्छा खाली ये 4 है दूसरी वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू है 4, जो यहाँ पे आ जाएगा 4 का 4 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, साथ में आयोटा भी आएगा। फर्दर आप देखें कि ये 6 एज इट इज प्लस, अब ये दोनों आयोटा वाली की फॉर्म में है, दोनों के साथ आयोटा है तो दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे, तो क्या होगा, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बच जाएगा, 2 आयोटा। बड़े वाली प्लस में थी ना तो इसलिए प्लस वाला बचा। यहाँ पे देखिए माइनस के 20 है और आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की जगह पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर स्केयर है तो 4 का स्केयर तो हो जाएगा 16, लेकिन इस आयोटा का जो स्केयर है वो -1 होगा, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं, 6 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 21 द 20 डिवाइड 4 माइनस माइनस प्लस और 16 1 द 16 आ जाएगा। मजीद आप देख लें कि ये जो 6 और 20 ये दोनों प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों रियल नंबर है, तो प्लस होकर 26 आ जाएगा, प्लस के 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब मैं इस 20 को दोनों के साथ मैं अलग करके भी लिख सकता हूँ। मैं क्यों अलग कर रहा हूँ, क्योंकि उसने जब सवाल हमें ऊपर कहा है ना कि लिखना है, आपने a प्लस बी की शक्ल में लिखना है, मतलब a वाली वैल्यू अलग होगी और b वाली अलग होनी चाहिए, मतलब रियल पार्ट बिल्कुल अलग और इमेजिनरी बिल्कुल अलग। तो उस अलग करने के लिए फिर मुझे नीचे वाली वैल्यू को भी अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो 26 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, इस तरीके से नीचे वाली वैल्यू को अलग करके लिखा जा सकता है। अब आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, इन दोनों की जब कटिंग करेंगे 2 के टेबल पे कर ले, 2 1 द 2 और 2 3 द 6, 13 बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे देखे 2 1 द 2 और साथ में आ गया 0 तो 10 बचेगा, 13/10
प्लस इनकी तो सिंपल कटिंग है 2 1 2 2 1 2, तो ऊपर बच गया सिंपल 1 आयोटा लिख लो या सिंपल आयोटा लिख लो, डिवाइडेड बाय नीचे ये 1 और ये 0 तो 10 बच गया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो 1 है लिखना है तो आप लिख लें, चूंकि पीछे लिखा हम भी लिख लेते हैं, और साथ में आयोटा को आप अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब आपका देखिए आंसर बिल्कुल उस तरह ही होगा जिस तरह उसने डिमांड की थी, एक रियल वैल्यू और एक हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक आपका ये वाला डिवाइड वाला पार्ट था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं इशू हो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये आपका था 7 पार्ट। मूव करते हैं इसके बाद आपके 8 पार्ट की तरफ। के सामने ये भी सेम वही है, डिवाइड वाला है, तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन में क्या करता है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब नीचे वाली वैल्यू जो आयोटा वाली है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 6 माइनस था तो आएगा प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 आयोटा। अब इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, 5 6 दा 30 प्लस अब 5 ने आगे 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 दा 15, साथ में आएगा आयोटा क्योंकि 3 के साथ आयोटा था। अब 2 आयोटा ने 6 के साथ मल्टीप्लाई होना, तो 2 6 दा 12 प्लस के 12, साथ में आ गया आयोटा। उसके बाद 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, तो देखिए 2 3 दा 6 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्केयर हो जाएगा, या आयोटा स्केयर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा जो पहले भी आपको मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मतलब दो वैल्यूज है, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम सेम है, बस मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप उसे सोल्व कर लें। तो इसके मुताबिक आपने पहली का स्केयर लिख देना और माइनस डाल के दूसरी को भी स्केयर में लिख देना। अब हमारे केस में पहली वैल्यू 6 है तो 6 का स्केयर ले लूंगा मैं, फिर माइनस दूसरी वैल्यू 3 है तो 3 का स्केयर आ जाएगा, 3 आयोटा भी साथ में आएगा, 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। फर्दर सोल्व करें इसे, 30 तो फिलहाल एज इट इज, दोनों आयोटा वाली हैं तो दोनों आपस में प्लस हो सकती हैं, तो ये प्लस हो के 27 हो जाएगा, 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्केयर की बात करें तो वो -1 आएगा, डिवाइडेड बाय 6 का स्केयर होता है 36 माइनस 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और आयोटा का जो स्केयर है वो हो जाएगा -1, आयोटा स्केयर -1 होता है। फर्दर 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 6 बंदा 6 आ जाएगा, डिवाइड 36 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 बंदा 9। ये जो 30 है और 6 है ये अब आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि दोनों रियल नंबर है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया, ये अब एक इमेजिनरी पार्ट है। तो 30 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, तो ये आ गया 24 और 27 फिलहाल एज इट इज, डिवाइड अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। मैं इस 45 को सेपरेट कर सकता हूँ दोनों के साथ, तो 24 इसके नीचे 45 अलग कर लें आप, प्लस 27 के नीचे भी 45 अलग हो जाएगा, साथ में आयोटा भी आएगा, 27 के साथ आयोटा था। अब इनकी कटिंग होती है, कटिंग किस टेबल पे होती है अब वो देख लें आप, 3 के टेबल में करेंगे, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 4 था ना, एक बच गया 15 हो गया, और 3 5 15, इस तरीके से ये कटिंग होगी। अब इसकी करते हैं, ये भी 3 पर हो जाएगी, 3 9 दा 27 और देन 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, तो जो बच गया वो लिख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि क्या ये मुकम्मल सोल्व हो गया। 8/15 प्लस 9/15 प्लस आयोटा, लेकिन ये मजीद भी कटिंग हो सकती है तो मजीद कर लेते हैं, 3 3 दा 9 और 3 5 दा 15। नहीं जी, जितनी कटिंग हो सकती है आपने कर दें, क्योंकि आप सोल्व करने बैठे हैं ना तो मुकम्मल सोल्व करें। 8/15 प्लस यहाँ पे बच गया 3/5 और आयोटा स्केयर, यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कहीं पे इशू आप जरूर कमेंट करें, और अगर नहीं है तब भी कमेंट करके बता दें, फिर दोस्तों तक शेयर कर दें वीडियो। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपने हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने 9th क्लास में भी ये पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि मान लें आपके पास कोई नंबर 2 है। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो 2 के अंदर मैं क्या चीज जमा करूं कि आंसर 0 आएगा, वो होगा -2। प्लस माइनस होगी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो -2 मेरे पास क्या होगा, मेरा एडिटिव इनवर्स हो गया। या अगर मेरे पास कोई वैल्यू है -2, तो मैं इसमें फिर जमा करूंगा +2, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब मेरे पास क्या है, +2 मेरे पास एक एडिटिव इनवर्स है। तो आपने जब भी कोई एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो किसी भी नंबर का, तो आपने क्या करना है, उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो नया नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा, आपका एडिटिव इनवर्स होगा। क्योंकि एडिटिव इनवर्स आता है ऐसे है कि दोनों के जो साइन है वो चेंज हो। तो अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा। तो मतलब यही है कि आपने उनकी अलामत बदल देनी है। तो अलामतें बदलने से क्या आ जाएगा आपके पास, आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। सेम यही काम अब हम यहाँ पर भी करेंगे। तो मेरे पास ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये सारी जो वैल्यू है मेरे पास ये z के इक्वल है। लेट ये सारी किसके बराबर है, जी के, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी के बराबर ही ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसको जी के से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि मेरे पास ये जो नंबर है जी, इसका इनवर्स क्या होगा। तो वो मैं लिख देता हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज -जी। तो देखें जी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब मैं इसकी अलामत बदल दूंगा यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी अलामतें बदलेंगी। तो वो जो -जी है वो मेरे पास क्या होगा, मेरा एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब मुझे अगर इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मैं यही काम यहाँ पे करूंगा। तो लिहाजा मैं लिखूंगा -जी इज इक्वल टू माइनस इसके ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 3 + 2 आयोटा। ठीक है, दोनों तरफ आ जाएगा माइनस। माइनस लामते बदल देता है, तो लामते बदलने के बाद जो आएगा वो आपका एडिटिव इनवर्स होगा। आगे आप देखें ये -जी तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा, ये +3 है -3 हो जाएगा। और ये प्लस था 2, तो प्लस माइनस ये भी हो जाएगा -2 आयोटा। तो इस तरीके से आपके पास आपके आ गया एडिटिव इनवर्स। तो काफ़ी सिंपल है, 2 नंबर का सवाल आ जाता है पेपर में। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे, काफ़ी सिंपल है, बस अलामतें बदलनी है माइनस से मल्टीप्लाई करवा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। अब मूव कर लेते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है हमारे सामने। इसमें भी सारे वही स्टेप रिपीट होंगे। तो सबसे पहले मैं फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ ये सारी वैल्यू जी के इक्वल है। इस तरीके से ये सारी वैल्यू जी के इक्वल आ गई। उसके बाद मैं बताऊंगा कि फर्ज किया कि ये जो जी है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो -जी होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज -जी, मतलब कि जी के अलामतें बदल दूंगा तो एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब यही काम मैं करूंगा। सो अब दोनों तरफ जो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये हो जाएगा -जी इक्वल टू, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3 एज इट इज। अब माइनस को आप अंदर ले जाए, अंदर जाके ये अलामतें बदल देगा। तो ये हो जाएगा -4, ये माइनस था ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 आयोटा। यहाँ पे आ गया -जी। तो इस तरीके से आपके पास आपका ये भी एडिटिव इनवर्स आ चुका है। कहीं पे इशू आप जरूर कमेंट करें। तो यहाँ तक इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपके सामने है। ये रहा आपका पार्ट 3। इसमें भी सेम वही बातें हैं। तो लेट फर्ज कर लेते हैं ये सारी वैल्यूज जी के इक्वल है। तो जी इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। उसके बाद जैसा कि मुझे जी का चाहिए एडिटिव इनवर्स, तो जी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -जी होगा। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि -जी एडिटिव इनवर्स है तो मतलब -जी कैसे आएगा, मुझे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा के, तो लिहाजा मैं दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये भी -जी हो जाएगा, यहाँ पर भी आएगा -5 - 7 आयोटा। अब माइनस से जो है वो अलामतें बदल देता है, तो इनके भी साइन चेंज कर देगा। माइनस अंदर जाके हो जाएगा -5, माइनस माइनस हो जाएगा +7 आयोटा। इस साइड पे आ गया -जी हमारे पास। इस तरीके से यहाँ का भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। तो ये इसका पार्ट 3 था। मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ।
फोर्थ पार्ट है आपके सामने, सेम वही बातें। तो लेट करेंगे, फर्ज करेंगे ये सारी वैल्यू जो है वो z की इक्वल है, z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4, साथ में आ जाएगा आयोटा। देन अब हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इसका। तो उसके लिए मुझे -g फाइंड करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि अलामतें बदलें, और वही मेरा एडिटिव इनवर्स होगा। लिहाजा करते हैं हम, यहाँ पे भी आ जाएगा -g, और इस पूरी वैल्यू को भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। -2/3 प्लस 5/4, साथ में आयोटा। माइनस अंदर जाएगा तो अलामतें चेंज कर देगा। ये माइनस का था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया +2/3। ये प्लस का था, बाहर माइनस था, प्लस माइनस माइनस आगे आ गया 5/4 आयोटा। नहीं जी, इस तरीके से इसका भी आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। काफी सिंपल क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में, हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया था। अब कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव। तो वो जमा के लिहाज से इनवर्स था पहले वाला, अब है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब ये जो चीज़ है जो आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं, वही बातें हैं ज़्यादातर। तो मान लें आपके पास कोई नंबर है 2। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होता था वो क्या होता था, एडिटिव इनवर्स इसका होगा -2। ठीक है, इनको प्लस माइनस करके क्या बचेगा, 0। ये जो बाकी बचता है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या बचता है, आइडेंटिटी बचती है। तो इसलिए हम इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि इसको जमा करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलती है। अब ये जो आइडेंटिटी है ये जमा के लिहाज से है। अगर मल्टीप्लाई की बात की जाए तो मल्टीप्लाई की जो आइडेंटिटी है ना वो 1 है मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो मल्टीप्लाई के लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 है। अब मान लें मेरे पास 2 है, तो मैं 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी क्या बचे, 1 बचे। अब वो नंबर क्या होगा, वो होगा 1/2। 2 2 से कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम कहते हैं ना इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो बेसिकली ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास क्या बचे, बाकी 1 बच जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए आपके पास, उसको हम कहते हैं वो हमारा इनवर्स है। तो 1/2 फिर क्या होगा, हमारा इनवर्स होगा किसका, 2 का, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करवा के 1 आ रहा है। तो जिसको मल्टीप्लाई करवा के 1 आएगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। तो ये अभी मेरे पास क्या है, मेरा इनवर्स है। ये बात याद रखिएगा। अब सेम यही बातें यहाँ पर भी रिपीट होगी। अब यहाँ पे इस तरह का रियल नंबर तो नहीं है, यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी कहते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/z, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करवा के क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1/z बेसिकली मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और 1/z किसके बराबर होगा, अगर आप इसको थोड़ा सोल्व कर ले, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ये जो z नीचे है इसे 1 के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अभी +1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ बातें थी, इसको ज़हन में रख लें। अब इसको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में भी बात होगी, लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि इन बातों को मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आए। पहले सोल्व करना सीखें, बाद में समझेंगे। इसमें यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर मैं पहले समझाऊंगा फिर करूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपके लिए ये चीज़ें नहीं है तो थोड़ा मुश्किल में आ जाओगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ले जी, ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज हम इसको फर्ज कर लेंगे कि ये z की इक्वल है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z के बराबर फर्ज ही करते आ रहे हैं तो z के बराबर कर लेंगे। लेट ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, z के इक्वल है। अब z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z -1, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1/z। अब जैसे कि मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है, वो क्या है, z-1, और वो किसके बराबर है, 1/z। मतलब क्या हुआ कि z की वैल्यू को आप उल्टा करके लिख दें। अब इसके नीचे 1 है, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये 1 है, ये 1 एज इट इज रहेगा, डिवाइड नीचे z है तो नीचे z की वैल्यू आ जाएगी 4 + 5 आयोटा। यहाँ इसे यूं भी आप याद रख सकते हैं कि z का इनवर्स फाइंड करना है ना, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले ले, इसका 1 ऊपर आ जाएगा
और इसका भी 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये इन्वर्स बन जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो ये इन्वर्स आ गया। अब इसको अब आपने थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? रैशनलाइजेशन से। तो 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इसके यहाँ पे प्लस है तो मैं आप लगाऊंगा माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। ये जो साइन चेंज करके वैल्यू बनती है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो मैं यूं भी कह सकता हूँ कि मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, फिर जी इनवर्स इज इक्वल टू। अब ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज को वापस वही आ जाती है। तो ये भी सारी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही वापस आ जाएगी। 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज डिवाइड। अब यहाँ देखें सेम वही पहले वाले सवाल की तरह, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो उसके मुताबिक पहली वाली वैल्यू का स्केयर आ जाता है, वो आ जाएगा, माइनस दूसरी वैल्यू का भी स्केयर आएगा, वो है 5 आयोटा का स्केयर। ठीक है, ये आ जाएगा जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस के 5 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 4 का जो स्केयर है वो 16 होता है, माइनस 5 का स्केयर 25 होता है, और आयोटा का स्केयर होता है -1। देन जी इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 25 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 ही आ जाएगा। फर्दर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, नीचे वाली जमा होगी, इनको जमा करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब ये जो 41 है इसे आप हर एक के नीचे अलग करके लिख सकते हैं, तो 4 के नीचे अलग हो जाएगा 41, माइनस 5 के नीचे 41 अलग हो गया, साथ में आयोटा भी आएगा। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास जी का इन्वर्स आ गया। यही आपका आंसर है, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। तो ये इसका पार्ट 1 था। अगर आप ये अच्छे से समझ चुके हैं तो बाकी आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है आपके सामने, इसमें भी वही काम है। पहले तो हम फर्द कर लेंगे कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, इस तरीके से। उसके बाद हम बताएंगे कि इसका इन्वर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जी इज जी माइनस 1, जो के बराबर होगा 1 ओवर जी के। अब हमें क्या फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो जी माइनस 1 है और वो किसके बराबर है, 1 ओवर जी। ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा और नीचे जी है तो जी की वैल्यू अब हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगी 6 प्लस 2 आयोटा। बाकी सारे वही स्टेप है जो यहाँ पे थे, ये भी वही था वैसे। आगे जी इनवर्स एज इट इज इक्वल टू, इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन, तो 6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 आयोटा। इसी वैल्यू के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। रैशनलाइजेशन में यही करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। फिर जी इनवर्स इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 माइनस 2 आयोटा ही आ जाएगा हमारे पास। फिर डिवाइड। अब यहाँ पे देखें एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्केयर मतलब पहली वैल्यू का स्केयर, फिर माइनस बी स्केयर मतलब दूसरी वैल्यू का स्केयर, और वो है 2 आयोटा, इसका स्केयर आ जाएगा। देन जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का जो स्केयर है वो 36 होता है, माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा 4 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा -1। जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36, माइनस माइनस हो जाएगा +4 और दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 40। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। आप 40 को अलग कर सकते हैं, हर एक नीचे 6 के नीचे 40 अलग हो गया, -2 आयोटा के नीचे 40 अलग हो गया। अब इनके आप देखिए कटिंग भी तो हो सकती है ना, 2 3 द 6, 2 2 द 4 और 0 एज इट इज, फिर 2 1 द 2 और 2 2 द 4 और साथ में आ गया 0 1 भी लिख लेते हैं। अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा था ऊपर 3 और नीचे बच गया था 20, माइनस यहाँ पर ऊपर 1 बच गया, 1 लिखना जरूरी नहीं है, खाली हम लिख लेते हैं, चले 1 लिख लेते हैं हम। 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 20, तो 20 आ जाएगा, साथ में क्या आ गया आयोटा। इस तरीके से हमारे पास जी इनवर्स आ गया।
तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे। ये इसका पार्ट 2 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आपके सामने है। पहले इसे भी हम फर्ज कर लेंगे कि लेट ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, जी की इक्वल है। और अब बताएंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जी माइनस 1 और जो कि बराबर है 1 ओवर जी के। तो मैं अब इसका इनवर्स फाइंड करूंगा। जी की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर जी है ना, जी की जगह जी की वैल्यू पुट करते हैं, वो है 7 माइनस 3 आयोटा। इसके आगे अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 1 ओवर 7 माइनस 3 आयोटा एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा के मतलब साइन चेंज करना होता है और फिर उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है। वही हमने काम कर दिया, ये पहले भी करते आ रहे हैं हम, 9 में भी आपने यही काम किया। अब ये सारी वैल्यू जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई होके वापस यही वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा ऊपर, डिवाइड। नीचे आप देखें एक प्लस में एक माइनस में है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए की जगह पे 7 है, यहाँ पर 7 का स्केयर आ जाएगा और माइनस बी की जगह 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। जी इनवर्स एज इट इज 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्केयर 49 माइनस 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और आयोटा का जो स्केयर है वो होता है -1, तो यहाँ -1 आएगा। उसके बाद आप देख लें 7 प्लस 3 आयोटा तो एज इट इज देगी। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जमा कर देते हैं कि 10 आयोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, एक के साथ आयोटा एक के साथ नहीं है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। दोनों के साथ आयोटा होता तो हो जाते। अब यहाँ देखिए 49 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 9 बंदा 9 हो जाएगा। इनको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58। तो नीचे बचेगा 58, ऊपर आएगा 7 प्लस 3 आयोटा। अब इस 58 को आप दोनों के नीचे अलग करके भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 के नीचे आ गया 58 और 3 के नीचे भी आ जाएगा 3 ओवर 58। 3 के साथ आयोटा है तो आप ये आयोटा लगाएंगे। इस तरीके से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक आपका ये पार्ट 3 था। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है आपके सामने। ये पार्ट 4 है। फर्ज किया कि ये सारी वैल्यूज जी के इक्वल है, वो हमने फर्ज कर ली। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जी माइनस 1। तो फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर जी के, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आएगी जी की वैल्यू और वो ये थी √5 माइनस के 4 आयोटा। फर्दर सोल्व करते हैं। जी इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। √5 माइनस के 4 आयोटा एज इट इज। रैशनलाइजेशन में अलामतें चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा के इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और इस चीज़ को हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं कि हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये सारी वैल्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी यही चीज वापस आ जाएगी, √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर देखें एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इधर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। पहली का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और फिर दूसरी का स्क्वायर मतलब के 4 आयोटा यानी कि बी का स्क्वायर। ठीक है। जी इनवर्स इज इक्वल टू √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 माइनस 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। जी इनवर्स इज इक्वल टू √5 प्लस 4 आयोटा, फिलहाल ऐसे ही, डिवाइड। यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 5 प्लस 16 हो जाएगा और इनको प्लस करने पर हमारे पास आएगा 21। तो नीचे आ गया 21, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही रहेंगी, √5 प्लस 4 आयोटा। अब ये 21 दोनों के नीचे मैं अलग करके लिख सकता हूँ। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस ये जो 4 था इसके नीचे भी 21 अलग हो जाएगा और साथ में आ जाएगा आयोटा।
तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट होगा, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सीखा है। कहीं पे इशू हो आप जरूर कमेंट करें। इसके बाद मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको z1 की वैल्यू दी है, z2 की भी दी है और z3 की भी दी है और आगे वो कहता है देन वेरीफाई दैट, कि आपको ये वेरीफाई करना है, ये सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है 1 से लेके 5 तक। तो 1 बाय 1 इन सबको सोल्व करेंगे। वेरीफाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप हर एक क्वेश्चन की लेफ्ट साइड को सोल्व करें, राइट साइड को सोल्व करें। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो वो वेरीफाई हो जाएंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। बस इतना सा काम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इन दोनों को आगे पीछे करके प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसकी पहले लेफ्ट साइड को सोल्व करूंगा, फिर राइट साइड को सोल्व करूंगा। देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है, सेम आ गया तो मतलब वेरीफाई हो गए। तो सबसे पहले मुझे लेफ्ट साइड सोल्व करनी है, तो मैं यहाँ पे लूंगा इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वो मैंने लिख ली। अब जैसा कि यहाँ पे z1 और z2 लिखा हुआ है तो मतलब मुझे z1 की जगह पे z1 की वैल्यू पुट करनी है और z2 की जगह पर z2 की वैल्यू पुट करनी है। अब ऐसे ही कुछ मैंने किया हुआ है यहाँ पर। तो z1 की जगह पे z1 की वैल्यू आ गई और z2 की जगह पर z2 की वैल्यू लिख दी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के बाहर प्लस है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जब प्लस या माइनस आ जाए तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करके लिखूंगा, जब प्लस होता है तब फर्क नहीं पड़ता अलामतों पे, तो सारी वैल्यूज एज इट इज ही आ जाएगी। ये भी एज इट इज आ गई और ये भी एज इट इज आ गई। अब आप देखिए इन्हें प्लस माइनस करें जो हो रही है वैल्यू 2 और 1 दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस हो गए 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 आयोटा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आयोटा बचेगा। नहीं जी, आपकी ये होगी लेफ्ट साइड सोल्व। अब हम इसकी राइट साइड को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने अपनी राइट साइड को लिख लिया। तो इसमें भी पहले चूंकि z2 लिखा हुआ है, बाद में z1 है, तो पहले अब z2 की जगह पे z2 की ही वैल्यू आएगी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुट कर दिया। तो पहले z2 था तो z2 की वैल्यू आ गई, बाद में z1 था तो z1 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाहर भी देखिए प्लस है तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर दी तो सारी वैल्यूज एज इट इज आ गई विदाउट ब्रैकेट। अब इनको भी प्लस कर ले, देखिए 1 और 2 ऐड होंगे 3 हो जाएंगे और -3 और +5 सेम बात है कि 5 में से 3 गए तो 2 ही बचे। यहाँ पे था 3, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, +2 साथ में आएगा योटा। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ी वाली तो प्लस में है ना, इसलिए। और आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। तो लिहाजा हम ये बात कर लेंगे अपनी कि हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो जाहिर है अब ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए। इस तरीके से इसका पार्ट 1 हमने वेरीफाई कर दिया। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और एक और चीज याद रखिएगा कि इन क्वेश्चन को आपने एज एमसीक्यूज भी रखना है याद। इन स्टेटमेंट को ये एज एमसीक्यूज भी पूछी जा सकती है, मतलब यूं लिखा हो सकता है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, आगे वो एमसीक्यूज में ऑप्शन दे देगा, तो जो ऑप्शन ये वाला होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 था। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है आपके सामने। सबसे पहले इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमने लिख ली। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि z1 और z2 लिखा हुआ है, तो हम पहले z1 की वैल्यू पुट करेंगे फिर z2 की करेंगे। तो उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, z1 की जगह z1 की और फिर z2 की जगह z2 की। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको आता है कि पहली वैल्यू को आगे वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी को सबके साथ करते हैं। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 अब 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस क्या 3 माइनस क्या प्लस माइनस माइनस 2 3 था 6 और साथ में आ जाएगा आयोटा 3 से। अब 5 की बारी है, 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 आयोटा ही वापस आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ता। और देन 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस 5 3 था 15 और दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर आप देखें तो यहाँ पर 2 तो फिलहाल एज इट इज रहेगा। इन दोनों को देखिए -6 और +5 अलामतें डिफरेंट है, माइनस होंगी। 6 में से 5 जाएगा तो एक आयोटा बच जाएगा और बड़ी वाली माइनस में है तो इसके साथ माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखिए -15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और 2 एज इट इज माइनस आयोटा भी फिलहाल एज इट इज। ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15 1 15 हो जाएगा। अब 2 और 15 आपस में ऐड हो जाएंगे, 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा और माइनस के आयोटा आ गया।
इस तरीके से हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया। अब बारी है इसकी राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे अब हम लेंगे अपनी राइट हैंड साइड, जैसा कि यहाँ पर भी पहले z2 है और बाद में z1 है, तो z2 की जगह पर z2 की ही वैल्यू आएगी और z1 की जगह पर z1 की वैल्यू आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली इस तरीके से। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 1 टू द 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 जो है अब आगे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही वापस आ जाएगा, 5 आयोटा आ जाएगा, 5 आयोटा। अब 3 की बारी है, 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और साथ में आ गया आयोटा। अब 3 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, तो एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 और दोनों के पास आयोटा, तो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद आप देखें तो 2 तो फिलहाल एज इट इज रहेगा और इन दोनों को देखें ये माइनस होंगे, 5 माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए तो एक आयोटा बच गया, क्योंकि बड़ी वाली माइनस में है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। आगे माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और 2 यहाँ से माइनस आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस के 15 हो जाएंगे और 2 और 15 जमा होके 17 हो जाएंगे और साथ में क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। अभी भी देखिए दोनों तरफ हमारा जवाब सेम आया, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आई, लिहाजा हम यहाँ पर ये बता देंगे उनको कि हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसी के साथ हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल है। और इसको भी एज एमसीक्यूज भी याद रखिएगा। यहाँ तक पार्ट 2 हो गया, इसके बाद मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। तो पहले इसमें भी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज यूज होंगी, z1 z2 और z3। तो तीनों की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, z1 की जगह z1 की, z2 की और z3 की, इन तीनों की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो वो मैंने लिख दी। अब z1 था तो मैंने z1 की वैल्यू लिख दी, आगे z2 था तो यहाँ से यहाँ तक z2 की वैल्यू आ गई और ये रहा हमारा z3। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है। अब इनको थोड़ा सोल्व कर ले। आप देख सकते हैं कि ये 2 और 1 जमा हो रहे हैं, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 माइनस 3 आयोटा माइनस हो रहे हैं, तो 5 में से 3 गए तो 2 आयोटा बच गया। तो यहाँ से सोल्व करके ये बचा। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करके लिख दें, क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो आपको पता है ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, बगैर ब्रैकेट के लिखेंगे तो 2 प्लस आयोटा बचेगा हमारे पास। अब इसमें भी देखें कि ये 3 और ये 2 ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, दोनों रियल नंबर है, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएंगे और ये आयोटा वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। ये एक आयोटा ये 2 है, दोनों जमा किया तो जमा होंगे, तो जमा होकर 3 आयोटा बचेगा, तो प्लस 3 आयोटा आ गया। इस तरीके से हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। अब बारी हमारी राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पे हमने लिख ली अपनी राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से जैसे ऊपर वैल्यूज पुट की है नीचे भी करेंगे। ये रही z1 की वैल्यू, ये हमारे पास z2 की वैल्यू थी प्लस एज इट इज, और आगे z3 है तो मैंने z3 की भी वैल्यू लिख ली। फर्दर देखें, इनको सोल्व करना पड़ेगा हमें। इसको तो आप लिख लें ब्रैकेट ओपन करके, 2 प्लस 5 आयोटा, बाहर प्लस माइनस है तो ब्रैकेट ओपन कर ले। अब इसको थोड़ा सोल्व करें आप, तो देखेंगे आप 1 और 2 दोनों प्लस के हैं। अब 1 प्लस क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं प्लस के, क्योंकि 1 के आगे वाली वैल्यू प्लस में है, मतलब आगे वाली अलामत प्लस में है, पीछे वाली नहीं हम देखते, आगे वाली देखते हैं। तो दोनों प्लस में है तो लिहाजा दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस हो क्या आएगा 3। अब ये -3 आयोटा और ये प्लस का आयोटा है, तो अलामतें डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 2 आयोटा। साथ में अलामत माइनस की आएगी क्योंकि बड़े वाली माइनस में थी। चलें जी आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए 2 और 3 जमा हो रहे हैं, जमा होके 5 आ जाएगा हमारे पास, और 5 और 2 इन दोनों माइनस हो रहे हैं, प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए तो 3 बच गया, 3 आयोटा आ गया साथ में। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई हमारे, तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा, प्रूव होगा। इसी चीज को हमने लिख दिया, हेंस प्रूव कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से आपका ये जो पार्ट 3 है वो भी होगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू हो तो आप जरूर कमेंट करें। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 है,
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली इसकी z1 मल्टीप्लाई z2 और फिर मल्टीप्लाई z3। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। जहाँ पर z1 है वहाँ पे हमने z1 की वैल्यू लिख दी और जहाँ z2 है वहाँ पे z2 की लिख दी। लेकिन ये z1 है ये z2 है, इन दोनों की वैल्यूज आ गई और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर z3 है तो बाहर z3 की वैल्यू लिख दी। अब आप देख सकते हैं कि पहले जब भी ब्रैकेट लगी होती है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले आपने ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व करना है, बाद में कोई और करना है। तो ब्रैकेट चूंकि इनकी गिरता है तो पहले मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। तो फिलहाल सिर्फ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2। अब 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा आ गया। अब 5 की बारी है, 5 ने 1 से मल्टीप्लाई होना तो 5 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, 5 आयोटा आ गया। अब प्लस माइनस माइनस और 5 3 15, दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा का स्केयर भी आएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी 2 प्लस आयोटा। ठीक है, और इसको भी आप ब्रैकेट में क्लोज करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले भी थी। लें जी, अब फर्दर ये जो 2 है फिलहाल एज इट इज रहेगा, ये दोनों आयोटा वाली प्लस माइनस होंगी तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, बड़ी वाली माइनस में है तो माइनस आयोटा आएगा। आगे आ गया माइनस के 15, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया और बाय 2 प्लस आयोटा हमारे पास एज इट इज रहा। फर्दर आप देख लें कि ये 2 तो फिलहाल एज इट इज रहेगा, माइनस आयोटा भी फिलहाल ऐसे रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 15 बन जाएंगे और 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे 2 और 15 ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो प्लस होके हो गए 17 और यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा और देन 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने सिर्फ अंदर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया वो लिख दिया, बाहर वाली वैल्यू एज इट इज रही। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, अब इनको हम आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 2 से मल्टीप्लाई होगा 34 आ जाएगा हमारे पास, 17 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 17 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा और माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 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 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो गया और देन 34 एज इट इज प्लस 17। यहाँ देखें 17 और -2 दोनों प्लस माइनस होंगे तो 17 में से 2 गए तो 15 आयोटा बच गया। आगे आयोटा स्केयर है तो उसकी जगह पे -1 आ गया, 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब यहाँ पे 34 और 1 प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा और आगे आ गया +15 आयोटा। तो यहाँ तक हमने अपनी अभी तक सोल्व किया सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व। यहाँ पे हमने अपनी राइट हैंड साइड लिख ली, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले चूंकि z1 है तो z1 की वैल्यू आएगी, तो इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। z1 की जगह पे z1 की, z2 की जगह पे z2 की और z3 की जगह पे z3 की वैल्यूज पुट कर दी। अब जैसा कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट z2 और z3 के आगे पीछे है तो पहले हम इन दोनों को ही सोल्व करेंगे। ये दोनों हमने लिख ली। अब ये जो z1 है इसको अभी फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे तो ये एज इट इज नीचे आएगा, तो इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये एज इट इज आ गया। अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 टू द 2 ही आ जाएगा। 1 आ गया, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आयोटा ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब -3 की बारी है तो -3 ने पहले 2 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब बारी है इसकी इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्केयर हो जाएगा। फर्दर आप देखें ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इसको सोल्व कर लें आप। तो 2 फिलहाल एज इट इज, आयोटा वाली प्लस माइनस होंगी तो प्लस माइनस माइनस 6 में से एक गए तो 5 आयोटा आ जाएगा और बड़ी वाली के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आएगा। -3 आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू एज इट इज हमारे पास। अब यहाँ देखें आप
तो 2 माइनस 5 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 वन दा 3 हो जाएगा। फर्दर ये वाली वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पे क्या होगा 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, 2 के आगे भी प्लस है और 3 के आगे भी प्लस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5, और यहाँ से आ गया माइनस के 5 आयोटा। अब ये देखें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 पहले 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 10, उसके बाद 2 5 से मल्टीप्लाई हो गए फिर हो जाएगा माइनस के 10 और आयोटा आ जाएगा। माइनस क्यों आया, 2 प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10। अब इस 5 की बारी है, अब ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 द 25 और साथ में आयोटा भी आएगा। अब इस 5 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्केयर हो गया। फर्दर 10 एज इट इज, 10 फिलहाल ऐसे ही। इन दोनों को देखें, ये 25 आयोटा माइनस 10 आयोटा, तो हमारे पास बच गया प्लस के 15 आयोटा और माइनस के 25 एज इट इज। आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। अब नीचे जगह कम होने की वजह से बाकी का जो काम है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे जरा मैं निशान लगा दूं, बाकी सारा हिस्सा यहाँ पर है। तो फिलहाल हमारे पास 10 एज इट इज रहेगा। अब देखिए आगे है 15 आयोटा प्लस 15 आयोटा भी फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 आ गया। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 10 और प्लस 25 प्लस होके हो जाएंगे 35 और साथ में क्या आ गया 15 आयोटा एज इट इज। अब ये देखिए ये हमारे पास किसका जवाब आया, हमारी राइट हैंड साइड का आया, और ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों का आंसर सेम आया। सेम आया तो लिहाजा हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इसके बाद मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। तो 5th पार्ट है आपके सामने, इसमें भी लेफ्ट साइड है राइट साइड है। ये बेसिकली उसने आंसर बताया हुआ है कि इनको सोल्व करके आंसर क्या आएगा, तो है ये लेफ्ट और राइट साइड है, तो मैंने उसी के मुताबिक लेफ्ट साइड लिख ली राइट साइड लिख ली। यहाँ पे दोनों को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम कर ले तो हमारे लिए आसानी है। अगर यहाँ पर भी हो सकता है फिर वो स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, पहले कर लेंगे तो आसानी रहेगी। वो काम यह है कि आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर -z1 यूज हो रहा है, तो क्यों ना मैं -z1 की वैल्यू पहले ही निकाल लूँ, बाद में फिर टाइम ज्यादा लगेगा और जगह भी ज्यादा वो लेगा। तो मैं पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, देखिए -z1 इज इक्वल टू, अब जैसा कि z1 है ना, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, z1 की जगह पे z1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो है 2 + 5 आयोटा। अब ये -z1 एज इट इज इक्वल टू माइनस अंदर जाके लामते बदल देगा, तो दोनों प्लस में दोनों माइनस की हो जाएंगी, तो -2 और -5 आयोटा। अब चूंकि -z1 की वैल्यू आ चुकी है तो मैं दोनों में इजीली पुट कर लूंगा, वरना ये सारा काम मुझे इसमें भी बार बार करना पड़ना था, इधर भी और उधर भी। अब ये है कि जगह बच गई। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है z1 और ये -z1 है, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। z1 की जगह पे आ जाएगा ये 2 + 5 आयोटा, ये z1 की वैल्यू है, और प्लस ये वाला, और अंदर है -z1। अब -z1 की ये वाली वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो ये आ जाएगी -2 और -5 आयोटा। अब ब्रैकेट है, चूंकि ब्रैकेट के बाहर जब कोई प्लस माइनस आ जाए तो हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और अगर प्लस हो तो लामते चेंज नहीं होती, ये बात थी। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 और प्लस माइनस -5 आयोटा आ जाएगा। अब आप देखें ये +2 है ये -2 है, दोनों की कटिंग हो रही है तो दोनों कट जाएंगे। ये +5 आयोटा ये -5 आयोटा, दोनों की कटिंग हो रही है, दोनों कट जाएंगे। तो एट दी एंड फाइनल हमारे पास आंसर क्या है, 0 आया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड थी। अब राइट साइड की तरफ आते हैं। यहाँ पर -z1 की वैल्यू पुट करनी है, तो -z1 ये निकाली हुई है वैल्यू हमने, -2 और -5 आयोटा, प्लस z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा वो लिख लिया हमने। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और प्लस अलामतों पे कोई फर्क नहीं डालता, तो ये +2 एज इट इज रहेगा और +5 भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर भी सेम वही बात है,
प्लस -2 +2 कैंसिल, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास 0 बचा। और यही उन्होंने कहा था कि इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 ही आया। लिहाजा हमने साबित कर दिया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस प्रूव हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सारे समझे होंगे, छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कहता है इफ अगर ये सारी वैल्यू उसने दी हुई है, वो कहता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने इसके अंदर से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने लिख लिया है। अब इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मैंने लिख दिया, आप इसे आपको आता होगा। होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है, आपने होल स्क्वायर को ऐसे ओपन करना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर लिखना है, दूसरी का लिखना है, फिर 2ab लिख देना है। तो इसके मुताबिक इसको ओपन करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 लिखना है, फिर a है, a का मतलब पहली वैल्यू, यहाँ पे पहली वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, फिर b मतलब आयोटा दूसरी वैल्यू थी हमारे यहाँ पे। तो मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, फिर डिवाइड 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फर्दर आप देखें 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो उसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास है 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज। अब यहाँ पे +1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ बचा 2 आयोटा। तो ऊपर आ गया जी 2 आयोटा और नीचे आ गया हमारे पास 2 माइनस आयोटा, इधर आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो रैशनलाइजेशन करते हैं, 2 आयोटा एज इट इज डिवाइड 2 माइनस आयोटा। अब ये जो रैशनलाइजेशन में करते हैं क्या है, हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब हम प्लस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे आ गया जी एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आयोटा 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आयोटा पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 टू द 4 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब आगे प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही रहता है, और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा का स्क्वायर बना देंगे। अब डिवाइड, नीचे आप देखें एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लगाते आ रहे हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही चीज़ है, a स्क्वायर मतलब पहली वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर मतलब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर देखें तो 4 आयोटा तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और डिवाइड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फर्दर आप देख लें तो यहाँ पे आएगा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अंदर 2 आ जाएगा, डिवाइड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 आएगा इज इक्वल में है जी एक्स प्लस आयोटा वाई। फर्दर यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया सिर्फ। अब ये 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे। अच्छा ऊपर मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ, पहले मैं -2 लिख लेता हूँ, बाद में मैं 4 आयोटा लिख लेता हूँ। मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट है, बाद में इमेजिनरी पार्ट है, मतलब आयोटा वाली वैल्यू बाद में, तो इसको भी ज़रा तरतीब से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -2 पहले लिख लिया और प्लस 4 आयोटा बाद में लिख लिया, डिवाइड में हमारे पास है 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, इक्वल के इधर हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई। अब इस 5 को मैं हर एक के नीचे लग करके लिख सकता हूँ, तो -2 के नीचे 5 अलग हो गया, प्लस 4 के नीचे भी 5 अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा
y। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, चूंकि दोनों बराबर हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो यहाँ से ये रियल है, यहाँ से x रियल है, तो x किसके बराबर आ गया, -2/5 के। तो x इज इक्वल टू -2/5। इसी तरीके से इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। y किसके बराबर आ जाएगा, फिर y बराबर आएगा 4/5 के। इस तरीके से देखिए हमने इन दोनों की वैल्यूज लिख ली। और ये चीज़ आपको पता है कि आयोटा को साथ में लिखते हैं, आयोटा वाली वैल्यू तो कंपेयर हो रही है, सिर्फ उनके आगे जो उनके रियल नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे कंपेयर करके लिखेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे पास x की और y की वैल्यूज आ गई। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। कहीं पे इशू आए तो आप जरूर कमेंट करें। तो यहाँ तक था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें भी वो कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हों तो आपने फाइंड करनी है इसमें से x और y की वैल्यू। तो करते हैं, लिख लिए मैंने आपके सामने। अब जैसा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये जो 2x है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, साथ में x एज इट इज। अब यही 2x आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ गया 2x और ये आयोटा से मल्टीप्लाई होकर साथ में आयोटा आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी। अब ये आयोटा से मल्टीप्लाई हो गई, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर होगा, साथ में आ जाएगा y। तो y पहले लिख लेते हैं, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे आ गया 4 + 2 आयोटा। फर्दर आप देख लें तो ये 2x, इनको फिलहाल ऐसे ही रहने दें, प्लस या यूं कर लें कि इन दोनों में चूंकि आयोटा मौजूद है तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें। आप कहेंगे यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे आयोटा स्केयर है और उसकी वैल्यू है हमारे पास, तो आयोटा की तो फिलहाल नहीं लिखेंगे हम, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस लगाऊंगा मैं और इन दोनों में से मैं आयोटा को लूंगा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। अंदर क्या बचेगा, देखिए आयोटा चला गया कॉमन, अंदर सिंपल बचेगा माइनस के 2x, तो अंदर आ गया -2x। अब यहाँ से देखें, यहाँ से भी आयोटा निकल गया तो सिर्फ क्या बच गया, प्लस y बच गया। ओके, अब रही बात इसकी तो -y एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1 इज इक्वल में है 4 + 2 आयोटा। फर्दर 2x एज इट इज, यहाँ देखें ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस y। अब इस प्लस y को मैं यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस y, और इसको बाद में लिख लेते हैं प्लस के आयोटा इंटू माइनस के 2x एंड देन प्लस y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। ठीक है, इस टाइम यह है कि आयोटा वाली एक साइड पे हो गई, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो एक साइड पे हो गए। आप इनको भी चाहे ब्रैकेट में लिख लें, 2x + y, इसके भी साथ ब्रैकेट लगा लें ताकि ज़रा ये आपको अलग ही प्रोमिनेंट नज़र आती रहे। और यहाँ पे आयोटा को शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, तो मैं बाद में लिख लेता हूँ प्लस y, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा इज इक्वल में है 4 + 2 आयोटा। अब देखिए दोनों को अब आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है, तो ये भी रियल है और यहाँ से 4 रियल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 2x + y बराबर आएगा 4 के, और बात करें इसकी तो ये सारा इमेजिनरी पार्ट के बराबर आएगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 है, तो माइनस के 2x और प्लस के y ये बराबर होगा 2 के। ठीक है, ये सारी वैल्यू 2 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर देखेंगे ये दो इक्वेशंस बेसिकली हमारे पास आ गई हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली इक्वेशन है। इनको नाम दे देते हैं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। और जब भी दो इक्वेशन आ जाए जिनके अंदर दो वेरिएबल्स हो तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करके प्लस या माइनस करके ख़त्म कर दें। अब आप देखें यहाँ पे x के साथ क्या है 2, यहाँ पे भी x के साथ क्या है 2, ये तो पहले ही बराबर है, और एक प्लस में और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस होकर ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को जमा कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में क्या जमा करना है, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले 1 है तो पहले ऊपर मैं 1 वाले लिख लेता हूँ, 2x + y इज इक्वल टू 4, बाद में 2 है तो नीचे 2 वाली लिख लेता हूँ, माइनस के 2x + y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 था तो इधर भी 2 आएगा। अब इनको प्लस माइनस करना है,
तो प्लस करना है, जब प्लस करना हो तो लामते नहीं बदलती, तो ये +2 है और ये -2 है, प्लस माइनस माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। यहाँ से क्या बचेगा y, तो y प्लस y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 + 2 हो जाएगा 6। अब 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 3 था 6, तो इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को आप चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लें चाहे 2 में लिख लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पुट इन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 है क्या थी एक बार देख लें, 2x + y इज इक्वल टू 4, 2x + y इज इक्वल टू 4, 2x + y इज इक्वल टू 4। अब मुझे y की जगह पे क्या लिखना है, y की वैल्यू लिखनी है, तो मैं यहाँ y की जगह पे y की वैल्यू लिख दूंगा 3। तो 2x इज इक्वल टू +3 है, उधर जाके हो जाएगा -3, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 2 मल्टीप्लाई इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और ऊपर हमने y की भी निकाल ली थी और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। मूव करते हैं 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी सेम वही बातें हैं। वो कहता है कि अगर ये दोनों बराबर हों तो आप इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो इसको मैंने लिख लिया, अब इसमें से भी a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो a जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर a ही आ जाएगा, प्लस a आगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a आयोटा हो जाएगा। अब b की बारी है, b 1 से मल्टीप्लाई हो गए प्लस b आयोटा ही आ जाएगा और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा +3, यहाँ से b आ गया और दोनों के पास चूंकि आयोटा है तो आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा आ गया। फर्दर आप देखें तो ये a एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखें, इसको मैं ज़रा तरतीब से लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ 3b आयोटा स्केयर और इन दोनों को बाद में लिख लेता हूँ, +3a आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, -1 लिख दिया, प्लस इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि आयोटा निकल रहा है कॉमन, तो आयोटा को कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा 3a प्लस आयोटा कॉमन निकल गया तो b बच गया, इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3b बचेगा। ठीक है, ये आयोटा के बगैर वैल्यू है तो इसको मैं ब्रैकेट में ज़रा लिख देता हूँ ताकि ये अलग नज़र आए। यहाँ से आयोटा को मैं आगे भी लिखा रहने दे सकता हूँ या फिर पीछे भी लिख सकता हूँ, इसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन चले पीछे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें इस साइड में भी पीछे लिखा हुआ है तो ज़रा सिमिलैरिटी बन जाएगी। -8 + 11 आयोटा। चलें अब आप देखें कि ये दोनों चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो a -3b बराबर होगा -8 के। इसी तरीके से यहाँ से ये और ये बराबर होंगे, आयोटा वाली आपस में बराबर होती है, तो 3a + b बराबर होगा 11 के। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। अब जब भी दो इक्वेशंस आ जाती हैं, जैसे इससे पहले वाले सवाल में भी किया था, और दोनों में दोनों वेरिएबल मौजूद हो, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि किसी एक वेरिएबल को हम बराबर करके आपस में प्लस माइनस कर दें। अब आप कोई भी वेरिएबल बराबर कर सकते हो, जैसे कि ये a है, a के सामने 1 है, यहाँ पर a के सामने 3 है, आप किसी तरीके से यहाँ पर भी 3 बना दो तो फिर आपस में प्लस माइनस करके इनको आप खत्म कर सकते हो, या आप b को भी बराबर कर सकते हो, जैसे b के आगे 3 है, यहाँ पे 1 है, आप यूं कर सकते हो कि इस 1 को किसी तरीके से 3 में कन्वर्ट कर लो तो फिर ये आपस में प्लस माइनस होकर खत्म हो सकते हैं। तो कोएफिशिएंट सेम हो जाए ना वेरिएबल्स के, तो वो फिर आपस में प्लस माइनस करके खत्म कर सकते हैं हम। अब ये बराबर कैसे करें, पहले तो ये डिसाइड कर ले आपको करना किसका बराबर है। तो मैं यूं कर लेता हूँ, a वाली वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि a के शुरू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, मतलब 1 है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी ये क्या बन जाए, 3 बन जाए, ताकि इस a के बराबर हो जाए। यहाँ पे भी 3 है तो फिर यहाँ पे भी 3 बन जाएगा। अब ये 3 कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि जब मैं इस पूरी वैल्यू को 3 के साथ क्या कर दूंगा,
मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3a से मल्टीप्लाई होकर इसे क्या बना देगा, 3a बना देगा इस तरीके से। तो मैं यही काम करूंगा, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 यूं कि इक्वेशन नंबर 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ क्या आता है। तो देखिए दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, या आप यूं समझ लें कि हर एक वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3a, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9b हो जाएगा, और ये जो 8 है ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 24 हो जाएगा, 24। ठीक है। अब देखें जो मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे भी क्या आ गया, 3a आ गया, और यहाँ पे भी क्या मौजूद है, 3a मौजूद है। अब दोनों सेम है, आप दोनों को प्लस माइनस कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं प्लस करता हूँ, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, प्लस प्लस हो गए तो दोनों ही जमा होके मजीद बल्कि बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 3 से 6 हो जाएगा। तो खत्म नहीं होंगे। खत्म कैसे होंगे, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। तो ये प्लस में है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों में से, तो ये दोनों माइनस होके खत्म हो जाएंगे। अब ये मैं कैसे करूंगा, मैं इसके सामने करके दिखाता हूँ। अब चूंकि मैं इसको माइनस करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1/3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्ट। तो फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, या यूं भी लिख लिया, देन आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देना 2 को। ठीक है, पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 में से किसको माइनस करना है, 2 को। अब मैं 2 को माइनस करना चाह रहा हूँ तो ऊपर मैंने 1 लिख दी, नीचे मैं 2 वाली को लिख दूंगा, तो नीचे आएगा 3a प्लस यहाँ से आ गया b और 11। ठीक है, तो ये 1 वाली लिख दी और ये 2 वाली लिख दी। 1 को बस 3 से मल्टीप्लाई करवा के लिखा और 2 को एज इट इज लिख दिया। अब चूंकि मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ, जब माइनस करते हैं तो अलामतें बदलती हैं। कैसे बदलेंगी, नीचे वाले की अलामतें बदलेंगी 2 वाले की, क्योंकि 2 को माइनस कर रहा हूँ ना, तो नीचे 2 लिखी थी, इसकी अलामतें बदलेंगी। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या, अब देखें ये प्लस था और ये माइनस का 3 था, अब ये कैंसिल हो गया। अब आपने सिर्फ नीचे वाली अलामतें देखनी है। ये -9 है और ये -1 भी है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस के 10 भी हो जाएगा। इज इक्वल में देखिए दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस रहती है, तो इनको जमा करेंगे 35 आएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। अब ये -10 है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के 35 डिवाइडेड बाय -10। अब दोनों माइनस से तो माइनस भी कैंसिल हो जाता है, और इन दोनों की 5 के टेबल में भी कटिंग होती है, जैसे 5 to the 10 और 5 7 the 35। तो इस तरीके से b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। नहीं जी, ये आई b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को आप इसमें से कहीं पर भी पुट कर दे, चाहे 1 में लिख दे चाहे 2 में लिख दे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 1 में लिख देता हूँ, तो पुट इन 1। अब 1 में लिखते हैं, तो 1 है क्या थी, 1 थी हमारे पास a - 3b, a - 3b इज इक्वल टू -8, इज इक्वल टू -8। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखी है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या करना है, मुझे b की जगह b की वैल्यू पुट करनी है। अब b की वैल्यू थी 7/2, तो b की जगह पे आएगा 7/2। तो अब 3 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -8 आ गया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे माइनस है, उधर जाके ये हो जाएगी प्लस, तो -8, ये इधर माइनस थी, इधर आके प्लस हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाय 2। और जब भी फ्रैक्शन में बटे में वैल्यूज आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 8 द 16, जिसके नीचे कुछ नहीं होते, एलसीएम डायरेक्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 8 द 16 हो जाएगा, प्लस 2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर से आ गया 21। और यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनको प्लस माइनस करें तो 5 आएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। इस तरीके से देखिए आपने a की भी वैल्यू फाइंड कर ली, ऊपर हमने b की थी और ये हमारे पास a की आ गई। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इन सारे सवालों को। ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार जुबानी करें, गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आगे आप हमेशा ये खुद ही कर लिया करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सारे समझ चुके होंगे, लेकिन शुरू में जैसा मैंने कहा था
कि कुछ थ्योरी में इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होंगी। अब हम थ्योरी की तरफ जाने लगे हैं और उनको डिस्कस करने लगे हैं। तो 1.2 कंप्लीट तो हो गई है, अब इसकी थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो अगर आप पीछे की तरफ मूव करें तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो ये होता है अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस का नाम जब भी आ जाए तो मतलब ये होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीज़ें अलजबरा में आता है। तो यही सब चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई करके देखेंगे और क्वेश्चंस के अंदर तो हम ये करना सीख भी चुके हैं। अब बस थ्योरी को एक दफ़ा देख लेंगे हम। उसके बाद नीचे फिर आ जाता है इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये दो मेन टॉपिक हैं, इन दोनों को हम कवर करेंगे। तो पहले अपने अलजेब्रिक वाले टॉपिक को कवर करते हैं। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर जब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। वैसे ये सब करना हमने सवालों में सीख लिया, अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकली भी देख लें और ग्राफिकली भी देख लें। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मतलब क्या है, मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं जनरल वे में इस तरीके से 2 + 3 आयोटा। अब मैं इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, बेसिकली उसी नंबर को हम क्या कह रहे हैं, स्केलर नंबर कह रहे हैं, ठीक है। तो मान लें मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3 × 2 = 6 + 3 × 3 = 9 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि उसका जो नंबर है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है। ये डिपेंड करता है मल्टीप्लाई किस नंबर से करवा रहे हैं। इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा जनरल वे में। मान लें कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i y, इस तरीके से ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं कोई स्केलर नंबर यानी कि कोई भी नंबर ले लेता हूँ, वो मैंने k नंबर ले लिया। अब k को जब मैं, k बेसिकली क्या एक रियल नंबर है, ये भी यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम k को जब z के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, kz = तो जब k है वो x और y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मतलब क्या, देखें अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी 2 + 3 आयोटा, ये किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अब ये जो नंबर है ये 1/1 करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी जो k है ये 1/1 करके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी और y के साथ भी। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कि x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो kx हो जाएगा और y के साथ होगा तो ky हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो आयोटा बाद में लिखा आप शुरू में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक सिंपल वे है स्केलर में कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन ग्राफ में कैसे करते हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको देखिएगा कि ग्राफ में कैसे होगा। सबसे पहले तो देखेंगे ग्राफ में आप स्केलर नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें एक एक्सिस लेना होता है जिसे हम रियल एक्सिस कहते हैं और एक इमेजिनरी एक्सिस हम ले लेते हैं। ये दो एक्सिस हमने ले ली है। जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई होता है, सेम उसी तरीके से आप मान लें कि ये भी है। अब जैसा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। तो रियल को रियल एक्सिस पे, इमेजिनरी को इमेजिनरी एक्सिस पे बनाएंगे। तो रियल हमारे पास एक्स है तो एक्स मान लें कि यहाँ पर मौजूद होगा कहीं पे, ये एक्स है। और जो इमेजिनरी है वो वाई है तो वाई मान लीजिए यहाँ पर होगा, ये वाई है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वाई है। अब पॉइंट z कैसे हम बनाएंगे ग्राफ पे, यहाँ से आप सीधी लाइन ड्रा करें, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रा करें, ये दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। जहाँ पे मिलेंगे बेसिकली वहां पे आपका ये वाला नंबर मौजूद है z, ठीक है। z = x + i y, ये यहाँ पे मौजूद है। आप इसको एक वेक्टर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वेक्टर की तरीके से ही बिहेव करते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, वो आगे जाके मैं बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है वो। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्राफ भी कह सकते हैं आप इसे। अब आगे चलते हैं कि ये जो जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसकी डिफरेंट वैल्यूज लेके देखते हैं कि ग्राफ पर फिर क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने जो डिफरेंट वैल्यूज ली, एक मैंने 2 ले ली, एक 1/2 ले ली और एक मैंने -1 ले ली। अब मैं देखता हूँ कि जब मैं इस ग्राफ को 2 से, फिर 1/2 से और फिर -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ कहने का मतलब क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं। तो मैं अभी k की वैल्यू ले रहा हूँ 2, k = 2। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा,
तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बेसिकली होगा क्या, मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब यह है कि ये पहले से 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहले मेरा ग्राफ जो है वो इतना बन रहा था, तो बाद में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। अब इसको यूं भी मान लें कि जैसे कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों डबल हो जाएंगी। तो पहले x इतना था, बाद में मान लिया x इतना हो गया, ठीक है, और y की वैल्यू भी यहाँ तक पहुंच जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाता है ना, और यहाँ से फिर अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं इनको तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, और वो पॉइंट हम मान लेते हैं ये है। तो मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगी, डबल होगी, इससे डबल होगी, ठीक है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है। ये मेरा ग्राफ आ गया, k की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1/2। तो देखते हैं क्या आता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास नंबर है कॉम्प्लेक्स। इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 1/2 से। अब 1/2 का मतलब क्या होता है कि आपका जो पहले से नंबर है वो पहले का हाफ हो गया, आधा हो गया। 1/2 करने क्या आता है, चीजों को हाफ करने आता है, मतलब आधा कर देता है। तो ग्राफ भी क्या हो जाएगा, पहले से हाफ हो जाएगा। या आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल लें कि 1/2 x से मल्टीप्लाई होगा तो x/2 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू भी हाफ होगी और y की वैल्यू भी हाफ होगी। अब हाफ कितना होगा, इतनी फुल वैल्यू थी, इसका हाफ हो जाएगा। फिर अब ग्राफ है इसका हाफ तकरीबन इतना होगा, ये x हो गया, और y का हाफ होगा तो वो इतना हो जाएगा, ये y की वैल्यू होगी। इनको एक्सटेंड कर लें तो यहाँ से भी आपके पास ग्राफ आ जाएगा एक, यहाँ तक ये पॉइंट आ गया। यहाँ से हम अपना वेक्टर ड्रा कर लेंगे। नहीं जी, तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब मैं वेक्टर कह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे उसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो एडिशन तक सब्ट्रैक्शन तक तो तकरीबन ये दोनों सेम सेम बिहेव करते हैं, इसलिए हम सम टाइम कॉम्प्लेक्स की जगह पे वेक्टर भी बोल देते हैं। चलें, ये तो हमने 1/2 की बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं -1 के साथ, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, एक्स के इज इक्वल टू -1, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब माइनस बेसिकली करता क्या है, माइनस का मकसद ये होता है कि उसने आपके नंबर की, आपके ग्राफ की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो z है ना मेरे पास बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम ले रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, जब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -z इज इक्वल टू, सबकी डायरेक्शन चेंज होगी, -x प्लस आयोटा वाई। तो माइनस का मतलब क्या है कि अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। तो जैसे कि पहले मेरे पास वेक्टर ये था, मैं इसको सेम इसी वेक्टर को नीचे अगर बनाता हूँ, पहले मेरे पास वेक्टर था ये z, ये वेक्टर था। अब मैंने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो पहला वेक्टर तो ये था मेरे पास, लेकिन चूंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस से इसकी डायरेक्शन करेगा चेंज, तो डायरेक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे चेंज होगी। तो पहले ये उस तरफ जा रहा था तो अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा साइड पे कर दूं, तो पहले वेक्टर उधर जा रहा था, वेक्टर इधर आएगा। ये वेक्टर जो था वो z था, और ये वेक्टर क्या है, ये हमारे पास -z है। तो माइनस बेसिकली क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे भी यूज होना है ये कॉन्सेप्ट। इसको लिख दिया ठीक करके। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, यानी कि किसी आम से रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ता है, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इनको ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा कैसे किया जाता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए फिर उसके लिए हमें, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिख लिए, एक z1 लिख लिया और एक z2 लिख लिया, और इन दोनों के बीच में जो x1 y1 है बेसिकली ये सारे रियल नंबर ही हैं। क्योंकि इनके साथ आयोटा लग गया तो फिर ये इन्हें हम इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं, लेकिन होते ये रियल है, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा है। लेकिन अगर बात की जाए कि इमेजिनरी नंबर क्या है तो वो सिर्फ आयोटा है। ओके, चलें जी, अब इनको जमा करना है। तो जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे काम करते हैं किसी हद तक जैसे वेक्टर काम कर रहा है। तो जैसे वेक्टर्स को जमा करते हैं वैसे ही हम वेक्टर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जमा करेंगे। तो पहले सिंपल इनको जमा करके बता देता हूँ। जैसे हम 2 + 3 आयोटा है, इसमें मैंने जमा करना है 3 + 2 आयोटा, तो क्या होगा, ये दो वेक्टर्स है ना,
सॉरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को कैसे जमा करेंगे, रियल में रियल पार्ट जमा होगा, 2 और 3 जमा होकर 5 हो जाएंगे, और इमेजिनरी में इमेजिनरी जमा होगा, 3 में 2 जमा होकर ये भी हो जाएगा 5 आयोटा। इस तरीके से तो आप जमा कर देते हैं रियल के अंदर रियल पार्ट, इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी पार्ट। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक जनरल वे में लिखकर बताएंगे कि मैंने दो नंबर g1 और g2 को जमा करना है, g1 प्लस g2 करना है, तो वो कैसे होगा, g1 की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस आयोटा y1 प्लस g2 की जगह g2 की आ जाएगी x2 प्लस आयोटा y2। ये g2 था और ये g1 था। अब जमा कैसे करना है, रियल में रियल पार्ट, तो x यहाँ पे रियल है और यहाँ पे x2 रियल है, तो x1 प्लस x2 ये रियल पार्ट आ गए, और इमेजिनरी में इमेजिनरी, यहाँ पे y1 है इमेजिनरी और यहाँ पे y2 है इमेजिनरी, इन दोनों को जमा कर लिया, साथ में योटा आ गया। तो ये तो सिंपल हमने अलजेब्रिक वे में देख लिया, ग्राफ में कैसे काम करता है ये अब इसको देखते हैं। ये चीज़ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर है ना, g1 g2, एक वेक्टर g1 मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसे, ये आ गया हमारे पास वेक्टर g1, और एक वेक्टर है हमारे पास g2, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये g2 आ गया। हमने करना क्या है, दोनों को जमा करना, और जैसा कि जो ये वेक्टर के लिहाज से काम करते हैं तो वेक्टर के मुताबिक जमा करेंगे, हेड टू टेल रूल लगाएंगे। उसमें क्या होता है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कैसे जोड़ते हैं कि एक वेक्टर की टेल को पहले वाले के हेड के साथ जोड़ देते हैं। तो मैं अभी z2 को z1 में जमा करूंगा, तो मैं इस z2 को पकड़ूंगा यहाँ से, इसकी टेल को मैं क्या करूंगा, इसके हेड के साथ जोड़ दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करूंगा, रिजल्टेंट कैसा आएगा, पहले वाले की टेल को आखिरी वाले के हेड के साथ जोड़ दूंगा, तो ये मेरे पास मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से जोड़ते हैं। अभी मैंने क्या किया, z1 के अंदर किसको जमा किया, z2 को जमा किया, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, z1 प्लस z2। आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप बजाय इसके कि z2 को जमा करें इसके अंदर, आप यूं भी कर सकते हैं कि z1 को z2 के साथ जोड़ दें, कोई मसला नहीं, रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये z1 है हमारे पास, इसको हमने पकड़ा, इसकी टेल को इसके हेड के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर भी देखें रिजल्टेंट वही बनेगा, इसकी टेल को हेड के साथ जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट एट द एंड यही आएगा हमारे पास, जो ब्लैक कलर का मैंने एरो बनाया। तो आप जैसे मर्जी एक दूसरे के साथ हेड टू टेल रूल की मदद से ज्वाइन कर लें, रिजल्टेंट सेम ही आएगा। तो जैसे वेक्टर का निकालते हैं रिजल्टेंट, वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ के ऊपर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि वेक्टर्स को जमा कैसे करना। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वेक्टर को माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है वेक्टर्स की, अब इसको देखते हैं हम। तो चूंकि दो वेक्टर्स को माइनस करना सीखना है तो दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लिया g1 और एक वेक्टर ले लिया g2। आम रूटीन में हम कैसे माइनस करते हैं, अगर प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लीजिए दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसमें से मुझे माइनस करना है 1 + 2 आयोटा को। क्लियर, अब कैसे करेंगे, जैसे हम आपने क्वेश्चन में किया, माइनस अंदर जाके लामते बदल देगा, और 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 तो प्लस आयोटा आ जाएगा, इस तरीके से 1 आयोटा। आम तो हम ऐसे कर लेते हैं। अब इसी चीज़ को जनरल वे में अगर मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि जैसे यहाँ पे रियल में से रियल को माइनस किया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस किया, सेम वही काम हम यहाँ पर जनरल वे में करके दिखाएंगे। तो z1 - z2, z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 और माइनस z2 की आएगी x2 प्लस आयोटा y2। अब माइनस कैसे करना है, रियल में से रियल, इधर रियल है x1 और वहां पे रियल है x2, रियल आपस में माइनस हो जाएंगे और इमेजिनरी आपस में, यहाँ से y1 और माइनस यहाँ से y2, साथ में आयोटा आएगा। तो इस तरीके से आप इनको माइनस कर लेते हैं, सिंपल। लेकिन ग्राफ में ये कैसे काम करते हैं, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ में ये कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो पहली चीज़ हम उसी तरीके से दो वेक्टर्स पहले बना लेंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, दो बना लेते हैं। एक वेक्टर हम ये बना लेते हैं, ये वेक्टर हमारे पास आ गया z1, और एक वेक्टर हम बना लेते हैं ये वाला, ये मेरे पास आ गया वेक्टर z2। इस तरीके से ये दो वेक्टर्स आ गए। अब ये माइनस कैसे करें हम, प्लस में तो हमें पता है कि हमने हेड टू टेल रूल लगा लेना, माइनस में कौन सा रूल लगाए, तो माइनस का कोई रूल नहीं है,
बेसिकली हम यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल लगाएंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, इसको समझे। हम करेंगे ये जो लिखा हुआ है ना z1 माइनस z2, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, z1 प्लस माइनस z2। ठीक है, तो बेसिकली हमने करना प्लस ही है, एडिशन ही करनी है, लेकिन करना क्या है, z1 के अंदर मैं z2 को जमा नहीं करूंगा, माइनस z2 को जमा करूंगा तो वो मुझे क्या दे देगा, z1 माइनस z2 दे देगा। ठीक है, तो अब ग्राफ के ऊपर मुझे दो चीजें चाहिए, एक z1 चाहिए और एक माइनस z2 चाहिए। अब z1 तो चलो ये मौजूद है, माइनस z2 मौजूद नहीं है, ये z2 है प्लस वाला माइनस। अब माइनस में ऊपर हमने बात की थी कि माइनस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तो अब माइनस z2 कैसे आएगा, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगा तो वो z2 आ जाएगा, माइनस z2। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने बना दिया, ये आ गया z2 आ गया हमारे पास, माइनस z2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे जमा क्या करना है, z1 में माइनस z2 को जमा करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये z1 है, इसके अंदर मैं z2 को ऐड कर दूंगा इस तरीके से। ये मैंने पकड़ा z2 को, और इसको मैं हेड टू टेल रूल की मदद से कि इसकी टेल को उसके हेड के साथ जोड़ना है, तो मैंने इसकी टेल को इसके हेड के साथ इस तरीके से जोड़ दिया, इस तरीके से। तो ये z1 है और ये मेरे पास क्या है, माइनस z2। तो मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से इसको जोड़ दिया। अब रिजल्टेंट कैसे आता है, रिजल्टेंट का तरीका वही है कि पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ, तो अभी पहला ये z1 था और आखिरी वाला माइनस z2 था, तो इसकी टेल को इसके हेड के साथ जोड़ दूंगा मैं, तो ये मेरे पास मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ आ गई मेरे पास, z1 माइनस z2 आ गया, इस तरीके से हम निकाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, z1 के अंदर किसको जमा कर दिया, माइनस z2 को कर दिया। आप इसको उल्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप माइनस z2 के अंदर प्लस कर सकते हैं z1 को, तो वो भी ग्राफ के ऊपर किया जा सकता है। तो यूं कर लें, फिर माइनस z2 यहीं पे रहने थे, आप इसके अंदर z1 को जमा करें। अब z1 ये है, मैं अब z1 को यहाँ से भी करता हूँ, तो मैंने अब अपने z1 को पकड़ लिया और अब मैं इसको किसके साथ जोड़ूंगा, माइनस z2 के साथ जोड़ूंगा। तो इसकी टेल को इसके हेड के साथ जोड़ दूंगा, वही हेड टू टेल रूल लगाऊंगा इस तरीके से। तो मैंने इसकी टेल को इसके हेड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो आप माइनस z1 के अंदर अब आपने क्या जमा कर दिया, z1 जमा कर दिया। तो ये भी आपके पास क्या रिजल्ट देगा, हेड टू टेल रूल का रिजल्ट निकालने का तरीका वही है, आपने टेल के साथ हेड को जोड़ना है, तो इसकी टेल के साथ इसकी हेड को जोड़ा, तब भी आपके साथ सेम वही रिजल्ट आया, z1 माइनस z2। तो आप चाहे इस तरीके से चल लें, चाहे आप इस तरीके से चलें, रिजल्ट सेम आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ आई होगी। इसको ज़रा खुद एक दफ़ा अपने हाथों से कर लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो वेक्टर्स की बात कर लें या कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, वो सेम एक्ट करते हैं। अब चलते हैं आगे कि मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे काम करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। यही फ़र्क है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में और वेक्टर्स में। कैसे डिफरेंस हो जाते हैं, देखिए मल्टीप्ली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, बेसिकली वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और वो डिवाइड भी हो सकते हैं। अगर बात की जाए वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं हो सकते। और मल्टीप्लाई भी कैसे होते हैं, आम मल्टीप्लिकेशन ही होती है इनकी होती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये इंशाल्लाह सारी बातें आपने पढ़नी है फर्स्ट ईयर में जाके। तो अभी बस ये एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि ये इतने भी सेम नहीं है कि आप इनको सेम सेम मान लें, तो जो फर्क है वो बताना भी जरूरी था, वो मैंने बता दिया। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि एक वेक्टर z1 है, से मैं z2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो z1 की जगह पे आ जाएगा उसकी वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा z2 के साथ। अब सवाल हम कर चुके हैं, सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, x से होगी तो x1 x2, फिर ये y से होगी प्लस आयोटा x1 और y2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आती है इसकी बारी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो पहले ये x से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस x2 y1 आयोटा आ जाएगा, और फिर अब इसने आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो y1 और y2 मल्टीप्लाई होंगे, y1 y2 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगला काम होता है हमारे पास, जैसा कि दोनों के साथ आयोटा है तो दोनों का आयोटा आप कॉमन निकाल लें, तो x2 y2 एज इट इज रहेगा, x2 y1 है यहाँ पे,
एज इट इज, साथ में आ गया आयोटा कॉमन। यहाँ पे चूंकि आयोटा स्केयर है तो वो -1 हो जाता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, तो ये प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, इनको इकट्ठा कर लिया x1 x2 माइनस यहाँ से आ जाएगा y1 y2 और प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ग्राफ पे कैसे किया जाता है, देखिए ग्राफ इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ग्राफ में काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। ग्राफ के अंदर वेक्टर की रोटेशन भी बदल जाती है, ठीक है, वो रोटेट भी हो जाते हैं, पोजीशन भी बदल जाती है, तो जो ग्राफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने सीख ली, अब बात कर लेते हैं कि इनको डिवाइड कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना भी सीखा है, उस पर भी बात कर लेते हैं हम। तो मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक g1 है x1 प्लस आयोटा y1, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इनको डिवाइड करना है, तो g1 डिवाइडेड बाय g2 होगा, तो g1 की जगह पे आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y और g2 की जगह पे आ जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम उनको रैशनलाइज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, प्लस की जगह साइन, मतलब जो भी यहाँ पे साइन है वो चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का आयोटा y2 देन x2, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का आयोटा y2। और आगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम सवालात में कर चुके हैं, तो इसलिए इसे मजीद फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं टेक्स्ट बुक पे ले के चलता हूँ और वहाँ भी ये सारी बातें दिखा देता हूँ आपको। तो बुक में है जी अलजेब्रिक ऑपरेशन, हमने आपको स्केलर के बारे में भी सारा बता दिया, जैसा है वैसे ही कर लें। एडिशन के बारे में भी बता दिया, ग्राफ भी समझा दिया, देन सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बता दिया और इसका भी ग्राफ समझा दिया आपको। उसके बाद कुछ चीज़ें एग्जाम्पल वगैरह आप कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन भी आपको हमने यहाँ तक करवा दिया हुआ। फर्दर चलें तो डिवीजन के ऊपर, तो डिवीजन भी वही है, रैशनलाइजेशन यहाँ तक मैंने बताया था। बाकी स्टेप चाहे आप यहाँ से देख लें, बल्कि देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने सीख लिया हुआ कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर, तो बस इतना ही काफ़ी है। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। अब इसको मैं यहीं पर ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। और ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आप पहले सीख चुके हैं 9th क्लास में भी, वही सारी यहाँ पे बस कॉम्प्लेक्स की शक्ल में है। तो पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, अच्छा ये आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपने से इग्नोर नहीं करना। क्लोजर प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे जितनी भी लिखी है ये सारी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं, और यहाँ पे सारी मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं। तो आप एक समझ ले, दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्लोजर में क्या होता है कि अगर आप g1 प्लस g2 कर रहे हैं तब भी आपके पास क्या आएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यानी कि दो नंबर है ना, g1 और g2, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनको जमा करके भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इनको जमा करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो उस इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉमोटेटिव में क्या होता है कि आप g1 में g2 जमा कर लें या g2 में g1 जमा कर लें, आंसर सेम आएगा। मतलब तरतीब चेंज करके आप मल्टीप्लाई, बल्कि यहाँ पे प्लस है, प्लस कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉमोटेटिव। यही सेम बात आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम यही है कि आप g1 में g2 मल्टीप्लाई कर लें या g2 को g1 से कर लें तो जवाब सेम आएगा। तो ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा क्लोजर के भी बता दूं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही बात है कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, g1 g2 मल्टीप्लाई करवा के भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा वापस। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चले आगे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें यह कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप पहले दो को जमा करके फिर तीसरे में जमा कर लें, या फिर पहले इन दो को जमा करके पहले वाले में बाद में जमा कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिसको मर्जी पहले प्लस कर लें, जिसको मर्जी बाद में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम इधर है, इसमें यह है कि आप पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या पहले 2 और 3 वाले को मल्टीप्लाई करके बाद में 1 वाले से मल्टीप्लाई कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में दूसरे तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे थोड़ा फर्क है। देखिए आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है जिसको प्लस करने से सवाल पे कोई फर्क ना पड़े या नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। मान ले कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, इसके अंदर आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जमा करें जिसको जमा करके कोई फर्क ना पड़े। तो जी के अंदर, जी खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जी किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी बेसिकली हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अब इसके अंदर मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जमा करूं कि कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0। अब मैं 0 को यूं भी लिख सकता हूँ, 0 प्लस आयोटा 0,
जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे। तो जब मैं इनको जमा करूंगा कोई फर्क पड़ेगा? एक्स में जीरो जमा करूंगा तब भी एक्स आ जाएगा, वाई में जीरो जमा करूंगा तब भी वाई ही आ जाएगा। तो इन दोनों को जमा करके भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जीरो मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर? तो यही बात यहाँ पे है। और सॉरी, जीरो हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। एक कैसी आइडेंटिटी है? होता ही वो नंबर है जिससे फर्क ना पड़े, आपके सवाल पे फर्क ना पड़े, यानी कि आपके नंबर पे फर्क ना पड़े। तो जीरो को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर? यही बात यहाँ पे लिखी है, इसे पढ़ लीजिएगा, समझा मैंने आपको दिया। तो देखिए जी प्लस जीरो करें, जीरो प्लस जी करें, आंसर तो जी आएगा। तो जी पे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई फर्क नहीं पड़ा आप अगर उसके अंदर जीरो जमा करते हैं। अच्छा, जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो रियल नंबर नहीं है, जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि इस तरह की शक्ल में होगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में भी वो नंबर हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा जिसको मल्टीप्लाई करवा के कोई फर्क ना पड़े। अब मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना जी, अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि कोई फर्क ना पड़े, तो वो वन है। वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे वन क्या है, मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन होगी, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करवा के दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। किस तरह का कॉम्प्लेक्स है? इस तरह का, वन प्लस जीरो आयोटा। इसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे वन मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, एज अ एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करवा के दोबारा जीरो आ जाता है। अब ये चीजें एमसीक्यू में भी याद रखना है। यूं लिखा हो सकता है जी प्लस जीरो, देन जीरो इज दी एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो फिर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। और मल्टीप्लीकेटिव की आइडेंटिटी क्या है, वन है। इस बात को ध्यान में रखना, वन एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, जीरो एडिटिव है। चलें जी, यहाँ तक बात होगी। अब आगे बात कर लेते हैं हम एडिटिव इनवर्स की और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। इनवर्स बेसिकली ऐसा नंबर होता है जिसकी वजह से आइडेंटिटी वापस आ जाए। मतलब मेरे पास जी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं इसके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जमा करूं जिसको जमा करने के बाद मेरे पास रिजल्ट में क्या है, आइडेंटिटी आए। क्योंकि जमा कर रहा हूं तो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। तो मैं इसके अंदर क्या जमा करूं, मैं बेसिकली इसके अंदर माइनस जी जमा करूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे फिर माइनस जी मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एडिटिव इनवर्स हो गया। समझिए बात को? तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, आप उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो उसका एडिटिव इनवर्स आएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अलामतें बदल दो उसकी। ठीक है? अब आते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसकी तो हमने बकायदा सवाल भी सॉल्व किया दोनों के, तो आपको ये जल्दी समझ आ जाना चाहिए। अब मल्टीप्लीकेटिव में भी यही बात है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास रिटर्न में मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन है, तो यहाँ पे मैं जी को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, वन है तो वो होगा वन ओवर जी। ठीक है? जी जी से कैंसिल होकर वन बचेगा, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वन ओवर जी मेरे पास क्या है, मेरा इनवर्स है। और इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और इसको फर्दर कैसे सोल्व करना है वो सवालात में हमने देख लिया होगा। ठीक है? यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को कंबाइन करके बनाई जाती है ये प्रॉपर्टी, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये दोनों की है। होता है इसमें क्या है कि एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि ये जी1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जो कि आपस में जमा हो रहे हैं। ठीक है? तो होगा क्या कि बाहर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वन बाय वन सबसे अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जी1 जी2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और जी1 जी3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब बाहर वाला जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर जमा होने वाले नंबरों के साथ, तो वो अंदर जब आएगा तो अंदर जमा होने वाले हर एक नंबर के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। अब ये चूंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है। अगर मैं इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि यहाँ पे देखें ये जी3 अब राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे मैं कह सकता हूँ ये मेरी राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नाम भी अक्सर दिया जाता है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है या राइट है। ये इधर लिखा नहीं है लेकिन इसे आपने पढ़ा भी हुआ 9th में और अभी याद भी रख लें। इसी के साथ आपकी थ्योरी सारी कंप्लीट होती है। इसके अंदर अगर कोई बात रह गई, वैसे मेरा ख्याल है हमने सारी ही बातें इसमें कवर कर ली हैं। कहीं पे इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर लाजमी किया करें।
और हमें भी कमेंट करके बताया करें अपनी इन सारी बातों को। अच्छा, ये चीज़ एक हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें उसने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो अलजेब्रिक हम लगा रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे रूल्स किसने बनाए थे? एक साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट राफेल। राफेल ये त्यारा नहीं है, बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है राफेल बोम्बेली। इन्होंने ये चीज़ सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कैसे करना है, ठीक है। इससे भी याद रख लीजिएगा। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होती है। कहीं पे इशू आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।